पंजाब की महिलाओं को मावाधिया सत्कार योजना के तहत हर महीने पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने धूरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। धूरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम भगवंत सिंह मान ने लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मावाधिया सत्कार योजना लागू कर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की पहल की है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह ने कहा है कि श्री आनंदपुर साहिब हलके में 70,000 से ज्यादा महिलाओं ने योजना के लिए पंजीकरण कराया है, जो राज्य में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी अंतिम गारंटी पूरी करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये कदम उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता का विश्वास जीत रही है। पंजाब में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी धर्मपत्नी ने एसआईआर फॉर्म जमा कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। तो वहीं एसआईआर को लेकर जानकारी देते हुए सीएम मान ने बताया है कि फॉर्म के लिए फोटो अनिवार्य है, कोई अन्य दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। मतदाता सूची 3 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आप 3 सितंबर तक फॉर्म दोबारा जमा कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। मुखेरिया से कांग्रेस नेता सरबजोत सिंह सावी ने कांग्रेस से किनारा कर अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत ने सरबजोत सिंह सावी और उनके साथियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि नेता सरबजोत सिंह सावी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उसके बाद सरबजीत ने साल 2025 में अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने गहन मंथन के बाद चेयरपर्सन और मुख्य पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सूची जारी करते हुए साफ कर दिया है कि पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर फिलहाल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही रहेंगे। तो वहीं आलाकमान ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। चुनाव प्रबंधन और समन्वय कमेटी की जिम्मेदारी विजय इंदर सिंगला को दी गई है। इसी के साथ कोर कमेटी का चेयरपर्सन सुखजिंदर सिंह रंधावा और घोषणा पत्र कमेटी का चेयरपर्सन की कमान अमर सिंह को सौंपी गई है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार से चलाए जा रहे अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 अत्याधुनिक पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से विदेश में बैठे हथियार तस्करों के संपर्क में थे। आरोपी सीमा पार से अवैध हथियारों की खेप मंगवाकर उन्हें आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाने का काम करते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे हैं। बैठक के दौरान सीएम सैनी ने अंबाला के कैंसर अस्पताल में एडवांस तकनीक की पेट स्कैन मशीन जल्द लगवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने और कैंसर मरीजों के लिए पेट स्कैन जांच की किफायती दरें निर्धारित करने के भी निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ में 337 करोड़ रुपए से ज्यादा की 332 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया है, जिसमें 114 करोड़ रुपए की 7 स्वास्थ्य परियोजनाएं और 223 करोड़ रुपए की लागत से बने 325 अमृत सरोवर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और समृद्ध हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस दौरान उन्होंने नारायणगढ़ और
शहजादपुर के लिए नई विकास घोषणाएं भी की हैं, जिनमें स्केटिंग ग्राउंड, डिजिटल लाइब्रेरी, सनातन मैदान, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और कम्युनिटी सेंटर के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। उन्होंने कहा है कि सरकार तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण और विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। नकली दवा रैकेट की जांच में जुटी सीबीआई ने अब हरियाणा कैडर के आईपीएस दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया है। मामला पांडुचेरी की एक नकली दवा बनाने वाली कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बीती जून महीने में एक ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और कथित बिचौलिए राजकुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में अब आईपीएस दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में बीसीएएस के रीजनल डायरेक्टर के पद पर तैनात दीपक गहलावत पर मामले में दवा व्यापारी को सीबीआई से राहत दिलवाने और फेवर में नतीजा करवाने के एवज में 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। अंबाला के धनियोड़ा गांव में 4 साल की निर्भय की खुले बोरवेल में गिरने से मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए खेत के मालिक और 2 ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पुराना बोरवेल खुला छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एसपी अजय सिंह शेखावत ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के पिंजौर स्थित दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान मालिक निशार अहमद के मुताबिक चोर दुकान से मोबाइल और ग्रोसरी का सामान लेकर फरार हो गए हैं। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बराड़ा में अंबाला साहा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे 3 युवकों को कुचल दिया है, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक मनीष कुमार, रोहित और शोभाराम उत्तर प्रदेश के निवासी थे और केवीएस मोटर तेपला में काम करते थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर दौरे में मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। इस दौरान सीएम ने शिक्षा को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा है कि अच्छी शिक्षा से ही अच्छे नागरिक, शिक्षक, अधिकारी, चिकित्सक, इंजीनियर और जनप्रतिनिधि तैयार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि भविष्य निर्माण की आधारशिला है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 4 जुलाई तक चलने वाली यह परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 5 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 19,94,661 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की है। परीक्षा की निगरानी पहली बार एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे और इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया है कि सभी 955 परीक्षा केंद्रों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक परीक्षा कक्ष और महत्वपूर्ण स्थानों पर एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें जिला कंट्रोल रूम और आयोग के अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सभी केंद्रों की कनेक्टिविटी का परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर दान मामले की जांच कर रही एसआईटी जांच के लिए सरकार ने 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि दान मामले में ईडी को भी शामिल किया जा सकता है। उधर एसआईटी लगातार आरोपियों को से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को भी पुलिस ने फैजाबाद जेल में बंद सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ अविनाश से हुई है। उधर राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षाकर्मी भी जांच के घेरे में हैं। उनकी ड्यूटी, रोस्टर, सीसीटीवी, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। राम मंदिर दान मामले में जांच जारी है। उधर आरोपियों से पूछताछ के बाद बरामदगी भी हो रही है। बुधवार को आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के घर पुलिस ने छापेमारी की।
दस्तावेजों को खंगाला और परिजनों से पूछताछ की। इस बीच 8 में से 7 आरोपियों के घर बरामदगी का ब्यौरा सामने आया है। सबसे अधिक 20 लाख कैश जेल में बंद अविनाश शुक्ला के पास मिला है। उसके पास से $1121 यानी कि करीब 1,06,000 रुपए और सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। टीनू के पास से 1 लाख और उसके भतीजे से कैश लाखों के मिले हैं। उत्तर प्रदेश के 28 पीपीएस अधिकारियों का प्रमोट किया गया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 28 पीपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। प्रमोशन पाने वालों में 1997 से 2000 बैच के अधिकारियों को शामिल किया गया है। नई सूची में प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात कई वरिष्ठ अधिकारियों को आईपीएस कैडर मिला है। इनमें डीजीपी के पीआरओ राहुल श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक कमल किशोर, मथुरा के एडीएसपी सुरेश चंद्र रावत और भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनात शोएब इकबाल शामिल हैं। महोबा में वकील पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। कचहरी परिसर के बाहर वकीलों ने सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान वकीलों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। वकीलों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और हर साल की तरह मानसून सीजन में उत्तराखंड को बादल फटने और लैंडस्लाइड, बाढ़ समेत जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने की आशंका भी बढ़ने लगी है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है और मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी में जुट गया है। इन्हीं तैयारियों के तहत आज उत्तराखंड में 13 जिलों के 66 स्थानों पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल से पहले राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून में इस कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। तो मॉक ड्रिल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद निरीक्षण करेंगे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा आने पर बचाव के लिए लोगों को भी जागरूक करना है। हरिद्वार में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने लग्जरी स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष सघन अभियान चलाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर हुई कार्रवाई में 80 बसों के चालान किए गए हैं, जबकि 12 बसों को सीज किया गया है। जांच में 15 बसें परमिट की शर्तों का उल्लंघन करती मिली हैं, तो 2 बसें तकनीकी रूप से असुरक्षित पाई गई हैं और 12 बसों में अवैध संगठनात्मक बदलाव मिलने पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की संस्तुति की गई है। आगे अभियान जारी रहेगा। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर बृहस्पतिवार को जनपद के 5 प्रमुख स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। हर की पैड़ी, श्यामपुर, भीमगोड़ा, रेलवे टनल, गंगादासपुर, शिवपुरी में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण होगा। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया है कि सभी विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है और सर्दियों में बढ़ने वाले पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए एक निर्देश जारी किया है। दिल्ली सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले ऐसे नियम तय किए गए हैं। अधिसूचना में पिछले वर्षों के वायु गुणवत्ता के आंकड़ों का अध्ययन कर नए नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत पीयूसी के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही ईंधन मिलेगा। साथ ही BS6 से नीचे के बाहरी वाहनों को एंट्री पर रोक लगाई गई है। पार्किंग शुल्क को दोगुना किया गया है और काम के समय में भी बदलाव किए गए हैं। इस समय सीमा के दौरान निर्माण गतिविधियों पर खासा फोकस भी रहेगा। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। दोनों नेता भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। बैठक में आर्थिक
सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। ताकाइची भारत जापान बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगी। इसमें जापान के 150 से ज्यादा उद्योगपति हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। खबरों के मुताबिक भारत और जापान व्यापार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका कम करने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देश ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे कारोबार का भुगतान सीधे भारतीय रुपए या जापानी येन में हो सके। इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की नई दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद ऐलान किया जा सकता है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक को केंद्र सरकार एक बार फिर से संसद में पेश कर सकती है। विधेयक के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र में इसे दोबारा पेश कर सकती है। संसद की संयुक्त संसदीय समिति इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है। समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 बिलों को पिछले मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में रखा था, जिसके बाद इन्हें जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया था। इस बिल को लेकर सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि इससे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी और गंभीर आरोपों के लंबित समय से जेल में रहने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहे, यह लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है। पश्चिम एशिया के हालातों पर बुधवार को वरिष्ठ मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है। चर्चा में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति के हालात पर बात हुई है। साथ ही प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति पर स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक विशेष बैठक की थी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए उपायों की समीक्षा की गई और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर भी आगे की जाने वाली पहलों पर भी चर्चा की गई थी। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप पर जल्द ही अपने यूजर्स के लिए यूजर नेम फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इसकी लॉन्चिंग से पहले ही मेटा को नोटिस भेज दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। इसी वजह से सरकार ने मेटा से जवाब मांगा है और कहा है कि जब तक सभी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तब तक इस फीचर्स को भारत में लॉन्च न किया जाए। दरअसल सरकार ने मेटा को निर्देश दिया है कि वह 3 दिनों के अंदर इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। इनमें से यह भी क्लियर करने को कहा गया है कि यूजर नेम सिस्टम कैसे काम करेगा और इससे सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर दोनों देशों की प्रमुख हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में दोनों देशों की 117 हस्तियों के हस्ताक्षर हैं। लेटर में कहा गया है कि दोनों देशों की बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों और पाकिस्तान की ओर से 56 लोगों ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए गए। बाबा श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर स्थित बेस कैंप से रवाना किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। रवानगी से पहले भगवती नगर स्थित बेस कैंप में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बीजेपी नेता, स्थानीय लोग और काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भोले बाबा के जयकारों के साथ पूरा बेस कैंप मंत्रमुग्ध हो गया और तीर्थयात्रियों में भी गजब का उत्साह देखा गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का ये पहला जत्था कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। इस बार यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।